भारत की प्राचीन सभ्यताओं पे अगर हम बात करें तो हमें विंध्याचल पर्वत पर एक ऐसी सभ्यता मिली जिसमें 50,000 साल पुराने अवशेष प्राप्त हुए, जिसे पुरापाषाण कालीन माना गया। इसके साथ ही हमें जो दूसरी सभ्यता नज़र आई जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, वो सभ्यता यक्षों की सभ्यता कहलाती है। और जो कैलाश पर्वत का हम अपने ग्रंथों में वर्णन पाते हैं और मानसरोवर का वर्णन पाते हैं, उसके आसपास इस सभ्यता का केंद्र है। इस सभ्यता के अवशेष हमें आज जो खुदाइयाँ हो रही हैं पुरातात्विक, उनमें प्राप्त हो रहे हैं। हमें अल्मोड़ा ज़िले के स्वाल नदी के किनारे लाखू गुफा में रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं जो मनुष्यों के और पशुओं के हैं। इसी प्रकार से हमें अलकनंदा नदी के किनारे चमोली ज़िले में इसी तरह के ग्वाराख्या गुफा में कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण कालीन माना गया है। इनसे ये साबित होता है कि पुरापाषाण काल में भी यहाँ मनुष्यों का रहना था और वो एक सभ्यता विकसित कर चुके थे। ये भारत की प्राचीन सभ्यता है। हमें यहाँ पे मिट्टी के बर्तन और जानवरों के अंग भी मिले हैं। चमोली के किमानी गांव और मलारी गांव में हजारों साल पुराने नरकंकाल भी प्राप्त हो गए। नरकंकाल प्राप्त होने पे ये मालूम पड़ गया कि यहाँ सभ्यता कितनी पुरानी है। इसी प्रकार से हमें रामगंगा नदी की जो इसी इलाके से निकलती है, उसके स्थान पे हमें शवग्रह भी मिल गए हैं जो पुरापाषाण कालीन है। ये सब तथ्य जो अभी निरंतर उत्खनन में प्राप्त हो रहे हैं, ये साबित करते हैं कि पुरापाषाण काल में भारत के अंदर एक दूसरी सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी। इस सभ्यता को, जैसे हमने कहा यक्षों की सभ्यता, ये यक्ष सभ्यता है। इसके लिए किरात शब्द भी इस्तेमाल होता है। और पौराणिक काल में जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें इस इलाके को केदारखंड और मानसखंड के रूप में चिन्हित किया गया है। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो प्राचीन जनजातियाँ कोल जाति और खस जाति यहाँ पे प्राप्त होती है, किरात प्राप्त होते हैं। और किरातों के बारे में ये है कि महाभारत में जब अर्जुन यहाँ आए तो किरात वेश में ही शिव के साथ उनका युद्ध हुआ। इसका मतलब है कि महाभारत में किरात वंशी लोगों का यहाँ रहना माना गया। इसी प्रकार से हम महाभारत में देखते हैं कि युधिष्ठिर पे जब सोना समाप्त हो गया, संपदा नहीं रही युद्ध के बाद, तो संपदा प्राप्त करने के लिए यानी सोना प्राप्त करने के लिए वो इसी इलाके में आए और कुबेर से, जो इस सभ्यता का केंद्र माने जाते हैं, सरदार माने जाते हैं इस सभ्यता के, कुबेर से उन्होंने सोना प्राप्त किया और लौटे। तो इस स्थान पे सोने का जो महत्व शुरू से पौराणिक कथाओं में वर्णित है, उसका प्रमाण भी ये मिला है कि एक सोने का मास्क मिला है इस इलाके में, जो ये साबित करता है कि सोना बहुतायत में इस इलाके में था। तो ये सब वर्णन हमें साबित करते हैं कि यहाँ एक यक्षों की सभ्यता प्राचीन काल में भारत में निवास करती थी। अगर हम उत्खनन करते हैं और आगे ऊपरी स्तर पे, तो हमें यक्षों की बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। और भारत में आज भी यक्ष और यक्षियों की मूर्तियों का चलन हम देख सकते हैं। तो ये जो पूरी एक सभ्यता के परिचायक हैं। और जहाँ तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात है, तो हमें ये समझना होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इसी यक्ष सभ्यता की कंटिन्यूटी में है। उसी के विकास क्रम में हम जैन धर्म और इसको पाते हैं, बौद्ध धर्म को। इसलिए जैनों की कहानी में ऋषभ देव जो है, जो उनके आदि गुरु माने जाते हैं, सबसे पहले गुरु, प्रथम तीर्थंकर, उनका जो निर्वाण प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति है या मुक्ति है, वो कैलाश पर्वत पे बताई जाती है। और इसी तरह बुद्ध का भी यहाँ आना बताया जाता है। जो तिब्बती लोग हैं उनके अंदर ये बात प्रचलित है कि बुद्ध अपने अंतिम काल में यहाँ आए और यहीं इन्होंने मुक्ति प्राप्त करी। तो ये बुद्ध और जैन की सभ्यताएं भी यक्ष सभ्यता की ही परिचायक है। तो ये सभ्यता वो दूसरी सभ्यता है जो भारत की प्राचीन सभ्यता का जो निर्माण हुआ उसमें जिसका योगदान रहा। जैसे विंध्याचल की सभ्यता है, वैसे ही कैलाश पर्वत की एक दूसरी सभ्यता है। आगे आने वाले उस पर हम बात करेंगे तीसरी सभ्यता के बारे में।